दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पार्थ एकेडमी में। दोस्तों आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 9 साइंस से आने वाले क्वेश्चंस जो आर्मी परीक्षा में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों भारतीय सेना की एग्जाम शेड्यूल हो चुकी है, आप लोगों को जानकारी होगा। जून जुलाई इसका टेंटेटिव डेट है और इसमें हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तो इसके लिए हम लोगों को कंप्लीट तैयारी करना है और कंप्लीट तैयारी के लिए हम लोगों को सभी सब्जेक्ट के पीवाई के क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों इस श्रृंखला को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं पार्थ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। काफी सहायता आप लोगों को मिलेगी, पूरा पूरा पेपर आप लोगों का यहाँ से सेट होगा। आज 15 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले प्रैक्टिस सेट 9। प्रैक्टिस सेट 8 में पढ़ा चुका हूं, अभी तक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं और आप सभी बहुत अच्छे से इसका रिस्पॉन्स भी मुझे दे रहे हैं। दोस्तों तो हम शुरू कर लेते हैं आज का ये सेशन बिना देर किए। नोट्स ओपन कर लीजिए मेरे साथ और लिखते चलिएगा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट को। हम लोग पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और देने वाला है ये बायोलॉजी से। आप इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा और मुझे अच्छे से जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन होने वाला है, पहला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। आपको बताना है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। रक्त की मात्रा आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी, वीडियो शुरू हमने कर दिया है। आप जल्दी से अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस क्लास का पूरा पूरा और भरपूर फायदा उठा पाए। चलिए दोस्तों, तो आज इस सेशन में 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके और पहला प्रश्न आपके सामने है रक्त की मात्रा को लेकर। तो आपको पता है कि मनुष्य के शरीर में अगर एग्जाम में आता है कि हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कुल कितनी होती है। चलिए तो एक इंपॉर्टेंट की यहां से नोट कर लीजिएगा कि हमारे शरीर में कुल रक्त की मात्रा हमारी बॉडी के कुल भार का 7% होती है। दोस्तों ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आने जैसा है, आ सकता है। हमारे शरीर में कुल भार का 7% रक्त होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होगा, तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको एक बात और समझना है साथियों कि रक्त का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो रक्त का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो अर्थात बोन मेरो के अंदर होता है अस्थि मज्जा, या फिर आप इसे लिख दीजिएगा बोन मेरो। तो बोन मेरो यहां पर पढ़ेंगे हम लोग बोन मेरो। और बोन मेरो कहाँ होता है तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे शरीर में रक्त अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। अब अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त की मात्रा हमारे शरीर में होती कितनी है, तो यह होती है एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर हमारे अंदर ब्लड होता है दोस्तों। तो ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये है। रक्त की कमी से रोग कौन सा होगा, तो रक्त की कमी से एक रोग होता है जिस रोग को हम लोग कहते हैं एनीमिया या रक्ताल्पता। तो एनीमिया या रक्ताल्पता जिसमें खून की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड हो जाएगा। इतनी सारी जानकारी मैंने एक क्वेश्चन के लिए आपको प्रोवाइड करवाई है। तो शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो 7%। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन बड़े ही अच्छे हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। काफी मेहनत लगती है आपके पास लाने में इन क्वेश्चन को, बहुत मेहनत से यहाँ तक ये क्वेश्चन आ पाते हैं। तो इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आज का लाइक का टारगेट है आपका कि आज आपको 100+ लाइक मुझे देना है। चलो दोस्तों, क्वेश्चन है कि एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है, आप लोगों को बताना है। एलपीजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें किन दो गैसों से मिलकर ये बनी होती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एलपीजी हमारे घर में पाई जाती है तो किन गैसों से मिलकर बनी होती है। तो मैं आपको इन गैसों का नाम बताने वाला हूं कि एलपीजी दो गैसों का मिश्रण है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ध्यान रखना है, प्रोपेन और ब्यूटेन मिलकर यहाँ एलपीजी बनाते हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। क्या होता है, C4H10। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो C3H8 इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोपेन का। अब दोस्तों ध्यान रखना, ये दोनों गैसें एलपीजी में मुख्य संघटक गैस है। अगर इसमें मुख्य संघटक पूछा जाए, मेन कंपोनेंट गैस, तो उसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूटेन मुख्य रूप से ज्वलनशील गैस मानी जाती है, ये गैस मुख्य होगी। पर ये दोनों गैसेस होती है गंधहीन। तो एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टल। एलपीजी में गंध के लिए एथिल मरकैप्टल मिलाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है एथिल मरकैप्टल।
तो हम लोग कंपोजिशन देखने वाले प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्वेश्चन यहां से आएंगे, आपको नोट्स बनाना है, लापरवाही ना करें आप लोग बिल्कुल भी, क्योंकि इस बार वर्दी अगर चाहिए आपको तो मैं जो बोल रहा हूं उतना आपको करना पड़ेगा। इस प्लेटफॉर्म पर जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है बहुत अच्छे से सीरियस होकर पढ़ लें। आप इधर उधर की चीजों पर अभी ध्यान ना दें, क्योंकि ये सारी चीजें लाइफ में फिर से आपको मिलेगी, बट ये उम्र और ये समय आप लोगों को दोबारा नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है, इस बार जॉब लेना है, इस बार वर्दी लेना है और घर पर वो सम्मान वाला समारोह हम लोगों को रखना है, वो सम्मान वाला वातावरण बनाना है। तो प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा चीजों पर ध्यान ना दें और केवल पढ़ाई पर ध्यान दें आप। चलो एथिल मरकेप्टल यहां पर हम लोगों ने देखा, और प्रोपेन और ब्यूटेन, तो सही जवाब एलपीजी में हो गया क्या, यहां पर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। तो दोस्तों ध्यान रखना है, सीएनजी का मुख्य संघटक गैस, अगर एलपीजी पूछा जाए तो प्रोपेन और ब्यूटेन। ऐसे ही कॉम्प्रेस नेचुरल गैस या सीएनजी के बारे में पूछा जाता है तो इसका मुख्य संघटक गैस होती है मीथेन, जिसे मार्स गैस के नाम से भी कहते हैं, और CH4 इसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। तो उम्मीद है आपको इतनी जानकारी यहां से समझ में जरूर आई होगी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 हर बार हर आर्मी भर्ती में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को देखना है। एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है, और एक हॉर्स पावर का मतलब होता है एक अश्व शक्ति। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर आप लोगों को पता होना चाहिए हॉर्स पावर, या इसको हम लोग एचपी के नाम से भी जानते हैं। 1 HP इज इक्वल टू, ये होगा 746 वॉट, 746 वॉट। दोस्तों यहां पर ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन नंबर डी 746 वॉट, सीधा एकदम एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। 746 वॉट होगा एक अश्व शक्ति का मान। अब हम ध्यान देंगे अश्व शक्ति है क्या, तो यह एक शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। और इस मात्रक से क्या निकाला जाता है, तो इस मात्रक से निकाला जाता है किसी भी इंजन की दक्षता या इंजन की पावर। किसी इंजन की दक्षता या इंजन की क्षमता को मापने के लिए, कैपेसिटी ऑफ इंजन देखने के लिए कि कितना पावरफुल इंजन है, तो हम लोग उसे हॉर्स पावर या फिर एचपी में या फिर अश्व शक्ति में मापते हैं। दोस्तों शक्ति का सामान्य एसआई मात्रक अगर हम लोग देखें तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वॉट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, तो शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है, वॉट। दोस्तों ध्यान रखना है वॉट, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और भी मात्रक होते हैं किलोवाट, मेगावाट, ये सब शक्ति के अन्य मात्रकों की कैटेगरी में आते हैं। आपको दी गई जानकारी समझ में जरूर आई होगी। अश्व शक्ति किसका मात्रक है, तो ये इंजन की दक्षता मापता है। और जब हम कोई इंजन खरीदते हैं या फिर कोई भी व्हीकल खरीदते हैं तो हम उसकी पावर को, बड़े इंजन की पावर को हम लोग अश्व शक्ति में ही मेजर करते हैं, आपको ये बात अच्छे से पता है। तो ऑप्शन नंबर डी, इस बार फिर इस क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से आने वाला है एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है, किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिकतम होती है। आपको पता है कि जो पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, हरे पौधों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण की प्रक्रिया, पौधों द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया, जिसमें प्लांट अपना खाना बनाते हैं, भोजन निर्माण की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण, जिसमें हरे पौधे जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसकी प्रेजेंस में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन निर्मित करते हैं। दोस्तों ये एक प्रक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और इसमें सोलर एनर्जी, जो सौर ऊर्जा होती है, सूर्य की ऊर्जा होती है, उसे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्योंकि पौधों के द्वारा जो भोजन उत्पन्न हुआ उसका नाम होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज एक रासायनिक ऊर्जा होती है। ध्यान रखना है आप लोगों को इस बात को। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस समझ गए आप, प्लांट मैन्युफैक्चर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आगे हम लोग बात करेंगे कि ये किस प्रकाश में अधिकतम होता है। अगर देखिए यहां पर हम बैंगनी प्रकाश की बात करें तो सबसे कम फोटोसिंथेसिस इसी में होता है, सबसे कम, यानी कि कम दर होगी फोटोसिंथेसिस की किसमें, नीले या बैंगनी प्रकाश में। और सबसे अधिक अगर हम लोग देखें यहां पर लाल प्रकाश में, तो रेड लाइट जो होगा या रेड प्रकाश होगा, रेड सनलाइट होती है, उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। दोस्तों ध्यान रखना है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैंने दोनों बता दिया, हमारे लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। परंतु यहां पर एग्जाम में यह भी आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किसमें होगा, तो सबसे कम होगा बैंगनी रंग के प्रकाश में या वॉयलेट कलर में, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को समझ में जरूर आई होगी यहाँ से।
चलिए, पौधों द्वारा निर्मित भोजन आप लोगों को बता दें तो आपको पता होगा कि जो पौधे भोजन का निर्माण करते हैं वो होता है ग्लूकोज, यानी कि इनका भोजन होता है वो होता है C6H12O6। अगर एग्जाम में आता है कि पौधे भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं, आपको मैं पढ़ा चुका हूं इस क्वेश्चन को, तो इसका सही जवाब हो जाता है स्टार्च। क्या हो जाएगा? स्टार्च। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन किससे करेंगे, अगर एग्जाम में आता है कि पौधे मुख्य रूप से भोजन का जो संग्रह है वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, पर ये भोजन को ट्रांसपोर्ट किस रूप में करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन किस रूप में करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य, तो ये होता है एक डाइसेकेराइड शर्करा के द्वारा, जिसका नाम हो जाता है सुक्रोज। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? सुक्रोज। यूनिक प्रश्न है, आपको पढ़ने में नहीं आया होगा, परंतु ये तीन नाम जो मैंने लिखे हैं कि इनका भोजन निर्माण C6H12O6 से हो गया, संग्रहण हो गया स्टार्च के फॉर्म में, और संवहन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया सुक्रोज के फॉर्म में। ये बातें आपसे पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है, आपको बताना है दोस्तों। श्वसन अंगों से लेकर आर्मी एग्जाम्स हमेशा, आर्मी रिक्रूटमेंट बोर्ड एक क्वेश्चन जरूर देता है दोस्तों। अब यहां देखिए, मनुष्य का शरीर का श्वसन अंग है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सभी को पता होता है कि हम लोग फेफड़ों के द्वारा श्वास लेते हैं। हमारे अंदर एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, और हमारे अंदर श्वसन अंग, प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़े होते हैं। चलिए, इनके साथ आपको कुछ और जीवों का भी श्वसन अंग पता होना चाहिए। जैसे हम लोग बात करते हैं मनुष्य में, हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे अंदर लंग्स होते हैं या फेफड़े होते हैं, इन्हें हम लोग लंग्स के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि मेंढक में श्वसन अंग क्या है, या फिर आपसे पूछा जाए कि मछली में श्वसन अंग क्या है, या फिर आपसे पूछा जाए कि कॉकरोच या फिर आप कोई ऑर्थोपोडा का एनिमल ले सकते हैं जिसमें श्वसन अंग क्या है, तो दोस्तों ये सारी चीजें एग्जाम में आती है। या फिर आप यहाँ ले लीजिए, आपके एग्जाम में एक बार आया था बिच्छू का श्वसन अंग क्या है, या फिर एग्जाम में आता है कि केचवे का श्वसन अंग क्या है। इतने सारे नाम आपके एग्जाम्स के लिए फेमस है, ये बार बार पूछे जाने वाले नाम होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना है, मेंढक की अगर हम बात करें और मछली की बात करें, तो गलफड़ों के द्वारा, गलफड़े यहाँ पर होते हैं, गलफड़े या फिर जिन्हें हम लोग गिल्स के नाम से जानते हैं, गिल्स, गिल्स या गलफड़े, क्लोम भी बोल सकते हैं, क्लोम मेंढक में आ जाएगा या गलफड़े आ जाएगा, यहाँ भी बिल्कुल सिमिलर रहेगा। बिच्छू के अंदर क्या रहने वाला है, तो बिच्छू के अंदर रहने वाला है बुक लंग्स। क्या रहने वाला है? बुक लंग्स, यानी कि पुस्तक फुफ्फुस, यानी खुले फेफड़े होते हैं जिस तरीके से, तो बुक लंग्स आपको एक ऑर्गन याद रखना है। वही केचुए में, जिसे हम लोग किसानों का दोस्त कहते हैं, फेरेटिमा पोस्टुमा, इसमें श्वसन अंग होता है त्वचा के द्वारा, तो त्वची श्वसन यहाँ पर होगा डर्म रेस्पिरेशन, यानी कि एपिडर्मल के द्वारा होता है, तो त्वची श्वसन यहाँ पर करेंगे केंचुए। दोस्तों सेलेक्टेड प्रश्न, ये 5 प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मनुष्य फेफड़े, मेंढक क्लोम या गलफड़े, मछली गलफड़े या गिल्स, बिच्छू यहाँ हो जाएगा बुक लंग्स, और केचुए हो जाएंगे त्वची श्वसन, और बाकी सभी जीवों में फेफड़े होते हैं। सही जवाब हमारे लिए यहाँ के लिए हो गया फेफड़े। दोस्तों काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं कहूंगा सबसे बेस्ट है आप लोग नोट्स बनाइए मेरे साथ, एक साथ चलिए, और जिस दिन आपको समय मिलता है, समय रहते हुए आप एक एक क्लास, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए प्रीवियस क्लासेस के, तो आप बैठिए एक दिन, और एक दिन लगेगा, आप सारे नोट्स बना लीजिए। दोस्तों मैं वादा करता हूं आपकी एग्जाम्स, आप लोगों की एग्जाम बहुत इजी बनने वाली है। सारे प्रश्न यहां से ही होंगे आपके एग्जाम्स में दोस्तों, थोड़ा सा भरोसा कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, रेबीज या हैजा। पागल कुत्ता जब काटता है तो कौन सी बीमारी हमें होती है, चाहे पागल कुत्ता हो, पागल भेड़िया हो, या कोई भी पागल जानवर हो। ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, रेबीज या फिर हैजा। दोस्तों डेंगू वायरस से होने वाला रोग है, एडिस एजिप्टी, एक मच्छर होता है एडिस एजिप्टी, इसका आप पूरा नाम लिख सकते हैं एडिस एजिप्टी। तो एडिस एजिप्टी के काटने से डेंगू और चिकनगुनिया नाम की बीमारी होती है हमारे अंदर। आगे बढ़ते हैं, मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, और आप लोगों को पता होना चाहिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, या इसका मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। जो मच्छर काटता है इसका नाम है मादा एनाफिलीज। तो मादा एनाफिलीज मॉस्किटोस के काटने से ये बीमारी होती है, और प्रोटोजोआ से होती है। वही अगर हम लोग रेबीज की बात करें, तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, पागल कुत्ते के काटने से रेबीज होता है।
और दोस्तों इनकी लार में क्या पाया जाता है? इनकी लार में एक वायरस पाया जाता है। ये वायरस से होने वाली बीमारी है। रेबीज वायरस का एक बीमारी है दोस्तों, ध्यान रखना है, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। हैजा की बात करें तो हैजा जीवाणु से होता है, विब्रियो कोलेरी नाम का जीवाणु। और इसके बारे में क्वेश्चन आ जाएगा, दूषित खाना या गंदा जल पीने से। दूषित खाना या गंदा जल पीने से, दूषित खाना या फिर गंदा जल पीने से ये बीमारी होती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया गंदगी में ही रहना पसंद करता है। तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी? रेबीज की बीमारी होती है, जिसे हाइड्रोफोबिया या जलातंक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइएगा, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। सभी के टीके, रेबीज का टीका किसने खोजा? आपको मुझे जवाब देना है। एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, रेबीज का टीका किसने खोजा? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये आपके एग्जाम का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट डाल रहा हूं यहां पर। पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? तो यहां पर दिया सुक्रोज, ग्लूकोज, वसा या अमीनो अम्ल। दोस्तों प्रोटीन के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान होनी चाहिए कि प्रोटीन का काम क्या है। प्रोटीन बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। ये प्रोटीन का कंपोजिशन होता है दोस्तों। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। अगर हम लोग देखें तो ये नाइट्रोजन युक्त एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है दोस्तों, नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपसे लेकर प्रोटीन एग्जाम में आ सकता है कि जो सभी एंजाइम होते हैं क्या होते हैं? एक प्रश्न काफी पॉपुलर है, सभी एंजाइम क्या होते हैं? तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ये आप लोगों को लिखना है कॉपी में, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन एग्जाम में आता है कि प्रोटीन की छोटी इकाई का नाम आपको बताना है। प्रोटीन की छोटी इकाई या स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल। दोस्तों ये क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया है। हमारे शरीर में कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाएंगे। दोस्तों कितने प्रकार होते हैं अमीनो अम्ल के हमारी बॉडी में? तो 20 टाइप के, जिसमें से हम कई सारे खाने के जरिए लेते हैं और कुछ का उत्पादन हमारी बॉडी खुद करती है। अगर आता है क्वेश्चन की प्रोटीन का कार्य क्या है, तो प्रोटीन का कार्य मैं आप लोगों को बता देने वाला हूं, मांसपेशियों का निर्माण करना, मांसपेशी का निर्माण करना, मांसपेशी का निर्माण करना और शरीर की मरम्मत करना, शरीर की मरम्मत करना यानी कि रिपेयरिंग करने का काम, और मसल्स फॉर्मेशन। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और मैं बताने वाला हूं, देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास इनके, बट आपकी एग्जाम को जो टारगेट करें मैं उसी को ही आप लोगों को समझा रहा हूं दोस्तों। वैसे देखा जाए मुझे काफी समय लगता है इनको समझाने में, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक है। आपकी एग्जाम्स को ध्यान रखते हुए हम आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है कि शरीर में सबसे अधिक कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन या एनिमल बॉडी में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन है? तो सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन अगर एग्जाम में आता है तो आपको नाम लिखना है कोलेजन का नाम। किसका नाम लिखोगे दोस्तों? कोलेजन नाम का प्रोटीन। एक प्रोटीन काफी पॉपुलर है, कोलेजन नाम का प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है जो एग्जाम में आ सकता है आपकी। तो सही जवाब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में बदल जाएगा? तो फाइनली जो होगा ये रूप होगा अमीनो अम्ल का या अमीनो एसिड का। चलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है जहां से आर्मी एग्जाम बनेगा, ये 4 बातें आप लोगों को लिख लेना है अपने नोट्स में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग टारगेट करने वाले हैं। प्रश्न है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता है, सभी ने पढ़ के रखा है, क्योंकि जीवन की मूलभूत इकाई, आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन है ऊतक, अंग, कोशिका या कोशिका। सही जवाब इसका हो जाएगा सेल यानी कि कोशिका। तो दोस्तों 3 डेफिनेशन एग्जाम में आती है और ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई पूछा जाए, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन है? तो सेल है। या फिर एग्जाम में आ जाए शरीर की मूलभूत इकाई, या फिर एग्जाम में आता है जीवन की मूलभूत इकाई, जीवन की मूलभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट, मूलभूत या फिर आधारभूत इकाई। यही टर्म आपके एग्जाम में आते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर आपको इतना सारा कैसे पता है? तो दोस्तों मैंने आपसे कहा है कि जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं बस आप अच्छे से पढ़ लीजिए,
इसका इफेक्ट, इसका असर आपको एग्जाम में पता चलेगा कि ये चीजें ही हमने क्यों बताई आपको कि एग्जाम में यही क्यों आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई या आधारभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहेंगे? हम सेल को कहेंगे। आपको पता है 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई और ये कोशिका एक मृत कोशिका मानी जाती है। इट वॉज अ डेथ सेल, क्योंकि ये किसी जो पौधे होते हैं उसकी छाल से प्राप्त की गई थी। तो ध्यान रखना 1665 में रॉबर्ट हुक, आपको नाम पता होना चाहिए, तो सेल एग्जाम में आता है। चलिए कोशिका के बारे में आप कमेंट बॉक्स में और कुछ लिख सकते हैं ताकि मैं उसे पढ़ सकूं, और सभी अच्छे से कमेंट करें। दोस्तों आपके कमेंट्स में भी बहुत कमी आ रही है और साथ ही साथ आप लाइक भी नहीं करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस क्लास पर कुछ प्लान करना चाहिए आपके लिए। अगर आप इतना भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे दोस्तों, इतनी अच्छी क्लासेस है, इतना अच्छे क्वेश्चन है, आपके लिए मेहनत की जा रही है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि ये क्लास सभी के लिए निःशुल्क है, तो आप अपने दोस्तों को क्लास जरूर शेयर किया करो ताकि उन्हें फायदा मिले। टाइफाइड किसके कारण होता है, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। तो आप सभी ने पढ़ के रखा है टाइफाइड, जिसे हम लोग मोती जहरा के नाम से भी जानते हैं, या इसे एक नाम और दिया जाता है आंत ज्वर। क्या नाम दिया जाएगा? आंत ज्वर या आंतों का बुखार। दोस्तों एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया, जिसकी वजह से ये रोग होता है। इसकी जांच होती है, एग्जाम में आता है कि जो टाइफाइड का टेस्ट होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसका टेस्ट का नाम होता है विडॉल टेस्ट, या विडॉल जांच होती है। किसके लिए होती है? तो विडॉल जांच होती है टाइफाइड के लिए। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम मैंने आपको लिखवा दिया है। यह एक बैक्टीरियल डिसीज है, यानी कि जीवाणु से होने वाला ये रोग माना जाता है, काफी प्रचलित है ये सारे। चलिए केमिस्ट्री का एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इनमें आप लोगों का क्वेश्चन है अवकरण, रिडक्शन, या फिर अवशोषण एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीडेशन, या फिर हम बोलेंगे इसको द्रव्यमान। तो मैं आपसे बोलूंगा एग्जाम में एक क्वेश्चन आप लोगों से हमेशा पूछा जाता है और ये क्वेश्चन है कि किसी भी तत्व के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन का जुड़ना या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको आप क्या कहेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण होना। ऑक्सीकरण का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अगर कोई पदार्थ जल रहा है या किसी के अंदर जंग लग रही है, तो जंग लगना या रस्टिंग होना, क्योंकि रस्टिंग का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? स्वतंत्र अवस्था में आयरन को हम लोग रखते हैं और जंग लगती है तो इसका केमिकल कंपोजिशन होता है Fe2O3.XH2O। ये किसका फॉर्मूला है? ये जंग का फॉर्मूला है जो लोहे पर लगती है, जिसे हम फेरिसोफेरिक ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। आप मेरी सारी बातों को सुनिएगा, काफी ज्यादा एक क्लास से आपको मिनिमम 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। मैं इतना ज्यादा डिस्कस करता हूं आपसे चीजें, आपका ध्यान पूरा आपके मोबाइल पर होना चाहिए। आप जिस वे में भी आप इसे देख रहे हैं, आप केवल इन क्लासेस पर ध्यान दीजिएगा इस समय पर। दोस्तों मैं और मेरी टीम यहाँ पर लगी हुई है आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। केवल आप हमें इतना सा सपोर्ट करें कि इस वीडियो को शेयर करने में किसी प्रकार की कोई कंजूसी ना करें, बस। बाकी छोड़ दीजिए हमारे ऊपर, हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं आप एग्जाम देके आइएगा और बताइएगा कि कितने प्रश्न इन क्लासेस से आप लोगों को देखने को मिले। चलिए, तो Fe2O3.XH2O जंग का फॉर्मूला है। जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन भी होता है और पानी भी होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन बहुत ही शानदार आ रहे हैं सारे के सारे। मछली के द्वारा सांस लेते हैं, मछली किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो मैंने एक प्रश्न में आपको सारे एनिमल पढ़ा दिए। केचवे का श्वसन अंग त्वचा है, मछली का है गिल्स या गलफड़े, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जवाब हो जाएगा। बिच्छू का श्वसन अंग क्या हो जाएगा? बुकलंग्स, हमने देखा अभी। वही मेंढक में हमने क्लोम पढ़ा, या फिर हमने वही जो नम त्वचा, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर गलफड़े या मछली के द्वारा श्वसन गलफड़ों से और मनुष्य फेफड़ों से। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। आप सभी ने सुना है कि ध्वनि को 3 प्रकार के आवृत्ति के आधार पर हम लोग बांटते हैं।
साउंड को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं दोस्तों, और ये 3 टाइप है, जिसमें पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक यानी कि अवरक्त, या फिर आप इसे अपश्रव्य ध्वनि बोलेंगे, अवरक्त नहीं बोलेंगे, अवरक्त एक किरण होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन। यहाँ हम इंफ्रासोनिक साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे पहला टाइप है अपश्रव्य प्रकार का ध्वनि, जिसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज के नीचे होता है, 20 हर्ट्ज के नीचे, बिलो 20 हर्ट्ज। दूसरा होता है यहाँ पर श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि यानी कि इसको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड। क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑडिबल साउंड। और ऑडिबल साउंड होता है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच का साउंड। और दोस्तों हम लोग अगर बात करते हैं पराश्रव्य ध्वनि की, पराश्रव्य ध्वनि की, जिसे हम लोग अल्ट्रासाउंड के नाम से भी जानते हैं, अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड क्या होगा? ये होगा 20,000 हर्ट्ज के ऊपर, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की ध्वनि को हम अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड के नाम से जानेंगे, पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि भी कह सकते हैं। अब मैं छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा कि हम इस ध्वनियों को नहीं सुन सकते। अपश्रव्य ध्वनि जो 20 हर्ट्ज के नीचे होती है हम नहीं सुन सकते। इन्हें कुत्ता, बिल्ली, जानवर सभी सुन सकते हैं। जैसे हमारा हार्ट होता है तो वहां से भी ये ध्वनि उत्पन्न होती है, तो हमारे हृदय की ध्वनि हम खुद नहीं सुन सकते। इसे सुनने के लिए डॉक्टर के द्वारा स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। श्रव्य ध्वनि या ऑडिबल साउंड क्या होता है? जिसे हम लोग इजीली सुन सकते हैं, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच का साउंड होता है। और पराश्रवी ध्वनि, इसे भी हम लोग नहीं सुन सकते क्योंकि हमारी हियरिंग रेंज से ये बाहर है। अल्ट्रासोनिक साउंड बोलेंगे, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर का ये साउंड होता है जिसे हम लोग नहीं सुन सकते। अगर इसे सुनेंगे तो श्रवण संबंधित विकार हमें उत्पन्न हो जाएंगे। और दोस्तों ध्यान रखना है, यहां से एक प्रश्न हमेशा आता है, चमगादड़ अपने शिकार के लिए कौन सी ध्वनि का उपयोग करता है? चमगादड़ शिकार के लिए इस ध्वनि का ही प्रयोग करता है और रात्रि में वो शिकार करता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एक प्रश्न जरूर आएगा। चलिए, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज हम लोगों ने पढ़ा। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने पिछले सेशन मेरे देखे, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट टोटल 8 पढ़ाए, अगर आपने वो देखे तो आपको काफी सारी जानकारी हो गई होगी और आपको ऐसा लगने लगा होगा कि हाँ इस बार हमारा साइंस गड़बड़ नहीं होगा। तो दोस्तों अगर उसमें 1 भी % रोल हमारा होता है दोस्तों, तो मैंने आपसे कहा है कि हमें आपसे वो कुछ भी डिमांड नहीं है, केवल ये चीज कि आप अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो भेजना है आपको, बस इतना आप कर सकते हैं हमारे लिए। तो मनुष्य का रंग लाल किसकी वजह से होता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से। आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। और इसमें कौन सी धातु सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो इसमें धातु पाई जाती है लोहा, यानी कि इसका नाम हो जाएगा Fe, आयरन। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन है, इनमें से एक अनुचुंबकीय धातु कौन है जिसे हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल के नाम से जानते हैं? अनुचुंबकीय। 3 चीजें होती है यहाँ पर, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और एक यहाँ पर हो जाता है डायमैग्नेटिक और एक हो जाता है पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और एक हो जाता है फेरोमैग्नेटिक यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय जो ध्यान रखना है, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। यदि चुंबकीय हम लोग इन्हें चुंबकीय बल रेखाओं में रखें या चुंबकीय क्षेत्र में रखें, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर यह कैसे चलेंगे? ये अनुचुंबकीय यानी कि अनुरूप, या फिर ये उसके पैरेलल चलते रहते हैं, समांतर चलते रहते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर चलते हैं। ध्यान रखना है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ जो लोहा है वह लोह चुंबकीय पदार्थ है। लोहा लोह चुंबकीय पदार्थ है क्योंकि ये आकर्षित होता है। वह निकल और कोबाल्ट दोनों लोह चुंबकीय पदार्थ है, लोह चुंबकीय पदार्थ है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो टीन होगा, टीन जिसे हम लोग सिंबल उसका होता है Sn, ये एक प्रकार का अनुचुंबकीय पदार्थ है जो आपको दिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही जवाब होगा। तो अनुचुंबकीय धातु कौन है? तो आपको टीन लगाना है। लोहा, निकल और कोबाल्ट मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, बट ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर अट्रैक्ट नहीं होता है और न ही रिपल होता है, बल्कि ये समांतर चुंबकीय बल रेखाओं के अनुरूप चलता रहता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन देके रखा है कि बादल वातावरण में
बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देने वाला हूं आज। तो जो मैंने बीच में आपको होमवर्क दिया है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। सबसे पहली क्वेश्चन है कि बादल वातावरण में इसलिए तैरते, बादल क्यों तैरते। चलिए इसको समझने के पहले आप ये समझिए जहाज पानी में क्यों तैरते हैं। जहाज पानी में तैरता है बल्कि उसी लोहे से बनी कील पानी में डूब जाती है। तो इसे पढ़ने के लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है तैरने के नियम। जब भी एग्जाम में पूछा जाए आपको फिजिक्स का एक नियम याद रखना है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। किनका थ्योरी? आर्किमिडीज थ्योरी, जो तैरने से या लॉ ऑफ फ्लोटेशन से रिलेटेड है, तैरने से संबंधित है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आपको ध्यान रखना है तैरने के लिए जरूरी है कि जहाज का जो घनत्व होता है वो कम होता है। कम घनत्व वाली चीजें तैरती हैं और उनका आयतन बढ़ा दिया जाता है। अधिक आयतन और कम घनत्व तैरने के लिए जरूरी बात है। तो एग्जाम में ध्यान रखना तैरने के लिए जरूरी है कम घनत्व, कम घनत्व या लो डेंसिटी, इसको हम लोग बोल देंगे लो डेंसिटी, और हाई वॉल्यूम। लो डेंसिटी हाई वॉल्यूम, कम घनत्व उच्च आयतन, कम घनत्व उच्च आयतन, यानी कोई वस्तु जगह ज्यादा घेरे, स्थान ज्यादा घेरे और वो क्या हो जाए,